हेलो बच्चों, जूलॉजी के फर्स्ट पेपर के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉर्डेटा के ए सेक्शन में हमने प्रोटोकॉर्डेट्स, उनकी लार्वल फॉर्म्स और एफिनिटीज़ का अध्ययन किया था। आज से हम सेक्शन बी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम विभिन्न वर्टिब्रेट्स के सिस्टम्स का, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स का कंपैरेटिव या तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। तुलनात्मक अध्ययन से अभिप्राय है हम फिश से लेके मैमल्स तक इन सभी वर्गों में अलग अलग सिस्टम्स का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। इसी श्रृंखला में आज हम इंटेग्यूमेंट या अध्यावरण का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अध्यावरण की अगर हम परिभाषा देखें तो यह वास्तव में संपूर्ण देह को परिसीमित या कवर करने वाली संरचना होती है और इसे लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी भी कहा जाता है। और अगर इसका कार्य देखें या इसकी उपस्थिति की महत्व अगर हम देखें तो यह देह को विभिन्न बाह्य पदार्थों से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती है। साथ ही साथ एनवायरनमेंट के साथ किसी भी जीव का उसके बाह्य वातावरण के साथ में सेपरेशन या पृथक करने का कार्य भी करती है। अगर हम मुख्य कार्य देखें इंटेग्यूमेंट के, मुख्य कार्य में इंटेग्यूमेंट में अनेक संरचनात्मक व्युत्पन्न या संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे कि हेयर हैं, नेल्स हैं, हूफ होते हैं, स्केल्स होती हैं और इसके अतिरिक्त त्वचा या स्किन की विभिन्न लेयर्स में पाई जाने वाली अनेक ग्रंथियां, जिनके सिक्रीशंस विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। और जो अभी हमने ऊपर देखा, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार के बाह्य पदार्थ की शरीर में एंट्री को रोकते हैं और यह एक बाउंड्री लाइन या कवरिंग लाइन के रूप में रहती है। अतः शरीर से किसी भी प्रकार के फ्लूइड, भले ही वह टिश्यू फ्लूइड हो या ब्लड हो, उसके लॉस को रोकती है और एक कनेक्टिंग लिंक के रूप में भी कार्य करती है। मांसपेशियों के लिए मुख्य व्युत्पन्न के रूप में हेयर उपस्थित होते हैं, जो कि स्पेसिफिकली मैमल्स में और अनेक कुछ रेप्टाइल्स में भी पाए जाते हैं और ये उनमें एक इंसुलेशन कोट का भी कार्य करती हैं। तथा नेज़ल कैविटी, आईब्रोज आदि में पाए जाने वाले हेयर या रोम फिल्ट्रेशन का कार्य करते हैं। तो इस प्रकार अनेक कार्य जो इंटेग्यूमेंट है वह संपूर्ण करती है। अगर संरचना हम देखें कि इंटेग्यूमेंट की संरचना क्या है, तो मुख्य रूप से इंटेग्यूमेंट 3 संरचनाओं से या 3 लेयर्स से मिलकर बनी होती हैं। एपिडर्मिस, डर्मिस और इन दोनों के पश्चात होती है हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर। अगर हम चित्र की बात करें, डायग्राम देखें, तो ये अरेंजमेंट होता है। दूसरे डायग्राम में इसको और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। सबसे पहले अगर हम एपिडर्मिस का अध्ययन करें तो एपिडर्मिस मुख्य रूप से 5 लेयर्स से मिलकर बनी होती हैं और ये 5 लेयर्स होती हैं: सबस्ट्रेटम कॉर्नियम, बाह्यतम सबस्ट्रेटम ल्यूसिडम, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम और स्ट्रेटम बेसिली। इनका अगर हम विस्तृत अध्ययन करें, डिटेल में अध्ययन करें, तो स्ट्रेटम कॉर्नियम जो होती है केरेटिन सिक्रीट करने वाली कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है और इसमें मुख्य रूप से डेड सेल्स उपस्थित होते हैं और ये एक तरह से वाटर रेपेलेंट के रूप में कार्य करती हैं और इस लेयर की जो कोशिकाएं होती हैं वह लगातार गिरती रहती हैं या शेड ऑफ होती रहती हैं, त्याग दी जाती हैं और उनका स्थान नई कोशिकाएं लेती रहती हैं। अगला एपिडर्मल लेयर अगर हम देखें तो स्ट्रेटम ल्यूसिडम होती है। स्ट्रेटम ल्यूसिडम मुख्य रूप से मिलती है अंगुलियों के टिप्स पर, हथेली पर, सोल अर्थात पैरों की तलवी पर और ये भी डेड केराटिन सेल्स से मिलकर बनी होती है। ग्रैन्युलोसम केराटिन निर्माण का मुख्य स्थल होती है और
क्योंकि कोशिकाएं जो हैं वो केराटोहाइलिन की उपस्थिति के कारण कणीय अवस्था में दिखाई देती हैं, अतः इसे ग्रैन्युलोसम कहा जाता है। केराटोहाइलिन एक कणीय अवस्था में इसमें उपस्थित रहता है। अगली जो लेयर होती है नेक्स्ट जो है स्ट्रेटम स्पाइनोसम, और स्ट्रेटम स्पाइनोसम में स्पाइक्स अर्थात शूकनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं, और ये एक तरह से स्ट्रेंथ या इसे संरक्षण या हम कह सकते हैं कि मजबूती प्रदान करती है यह लेयर। लास्ट जो सबसे नीचे उपस्थित होती है कॉलमनर सेल्स, खंभाकार कोशिकाओं से बनी हुई स्ट्रेटम बैसिली। स्ट्रेटम बैसिली मुख्य रूप से निरंतर नई कोशिकाओं का निर्माण करती रहती हैं, जो कि ऊपर की ओर प्रतिस्थापित कर दी जाती हैं। इस प्रकार एपिडर्मिस 5 लेयर्स की बनी हुई है। बाह्यतम डेड सेल्स का कॉर्नियम, फिर ल्यूसिडम जिसमें केराटिन फॉर्म होता रहता है। ग्रैन्युलोसम में केराटोहाइलिन ग्रैन्युलर फॉर्म में है। स्पाइनोसम स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और बेसिली कॉलमनर सेल्स की बनी हुई जो कि नई कोशिकाओं को प्रतिस्थापित करती हैं। अगर हम कोशिकाओं के प्रकार की बात करें तो एपिडर्मिस में 4 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं हैं केराटिनोसाइट्स अर्थात केराटिन का निर्माण करने वाली कोशिकाएं, पिगमेंट या वर्णकों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स जो मुख्य रूप से प्रतिरक्षी तंत्र इंटेग्यूमेंट के प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बनाती हैं या उसमें पार्टिसिपेट करती हैं, और मर्केल सेल्स जो कि थिग्मो सेंस या टच सेंस के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो इस प्रकार एपिडर्मिस में 4 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं हैं, केराटिनोसाइट्स, मेलानोसाइट्स, लैंगरहैंस सेल्स और मर्केल सेल्स। डर्मिस की अगर हम संरचना देखें एपिडर्मिस के पश्चात, तो डर्मिस को कोरियम भी कहते हैं, और यह कंपैरेटिवली एपिडर्मिस की अपेक्षा अधिक मोटी होती है, और इसमें रेशेदार संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं, जिसके साथ साथ अनेक ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियाँ, लसिका वाहिनियाँ, पेशीय तंतु, तंत्रिका तंतु व विभिन्न प्रकार के इलास्टिक फाइबर्स भी उपस्थित होते हैं। मेलानोसाइट्स या वर्णक कोशिकाएं मुख्यतः डर्मिस में उपस्थित होती हैं, और परंतु इनसे निर्मित जो ग्रैन्यूल या पिगमेंट वर्णक होता है वो एपिडर्मिस में उपस्थित होता है। इसी के अतिरिक्त जो डर्मिस होती हैं उनमें एडिपोसाइट सेल्स फैट स्टोरिंग सेल्स होती हैं, जो कि एक्सेस फैट को यहाँ पर स्टोर करती हैं, तथा विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से स्वेद ग्रंथि व तैल ग्रंथि पाई जाती हैं। अलग अलग वर्टिब्रेट्स में ये विभिन्न प्रकारों में व्युत्पन्न या इनके अलग अलग डेरिवेटिव पाए जाते हैं। इस डायग्राम में हम स्किन का को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एपिडर्मिस जैसा कि दिखाया गया है अपेक्षाकृत कम मोटा, तथा डर्मिस एपिडर्मिस की अपेक्षा अधिक मोटा, और जिसमें अनेक प्रकार की ये ग्रंथियाँ, सेबेशियस ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स होती हैं। हाइपोडर्मिस जिसमें ब्लड वेसल्स, आर्टरीज या वेन्स की प्रेजेंस होती है या ओपनिंग होती है, जो कि आकर डर्मिस में खुलती हैं, और इनकी जो ओपनिंग होती है वो एपिडर्मिस में होती है। इनकी जितनी भी ग्लैंड्स हैं इनकी ओपनिंग एपिडर्मिस में, जैसे स्वेट पोर है, और अगर व्युत्पन्न है जैसे हेयर शाफ्ट उपस्थित है, तो सिर्फ ऊपर का जो शाफ्ट है वह एपिडर्मिस के ऊपर होता है, शेष जो रूट होती है वह डर्मिस में उपस्थित होती है। तो इस प्रकार यह संरचना जो कि ये एपिडर्मिस की विभिन्न सतहें बताई हुई हैं,
कॉर्नियम, जर्मिनेटाइवम, स्पाइनोसम, बेसिलाई, विभिन्न एपिडर्मल लेयर्स। अंतिम जो इंटेग्यूमेंट लेयर होती है अर्थात एपिडर्मिस के नीचे जो उपस्थित होती है उसे हाइपोडर्मिस कहते हैं। हाइपोडर्मिस या सबक्यूटेनियस लेयर अंतिम या सबसे नीचे होती है और इसमें मुख्य रूप से फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, कनेक्टिव टिश्यू और मैक्रोफेजेस आदि पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस का मुख्य कार्य जो होता है वह अस्थियों व मसल्स को स्किन के साथ में अटैच रखना और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई हाइपोडर्मिस के थ्रू ही इंटेग्यूमेंट में या स्किन में होती है। और जितने भी हाइपोडर्मिस जहाँ पे लूज कनेक्शन होता है वहाँ मुख्य रूप से इलास्टिन या इलास्टिन प्रोटीन उपस्थित होता है, लचीला प्रोटीन उपस्थित होता है। अतः जो थिकनेस है ऊपर की संरचनाओं के आधार पर जो मोटाई है वह विभिन्न वर्ग प्राणियों में, विभिन्न वर्गों में और नर व मादा में भी इसमें डिफरेंस पाया जाता है। तो इस प्रकार इंटेग्यूमेंट के विभिन्न स्तर, उनमें पाई जाने वाली मुख्य संरचनाएं इस प्रकार से हैं। आप इन स्लाइड्स को ध्यान से देख लेना, अपने नोट्स बना लेना और कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम एंड स्टडी वेल।